प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका हमारे इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। डीएलएड बीएसटीसी सेकेंड ईयर का छठा पेपर आज अपन पढ़ेंगे। गणित शिक्षण इकाई 3 ज्यामिति तथा मापन। ज्यामिति तथा मापन इकाई तीसरी है। इसको अपन आज इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। पहली इकाई और दूसरी इकाई इसके वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। आप अच्छी तरीके से उनका अवलोकन कर लें। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं तीसरी इकाई ज्यामिति तथा मापन। छठा प्रश्न पत्र है गणित शिक्षण का। तैयार हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ज्यामिति के इतिहास और प्रकृति को समझिए, समझाइए, है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले ज्यामिति को अंग्रेजी में कहते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से इसकी उत्पत्ति हुई है। यूनानी भाषा का शब्द है ज्योमेट्री, जिसमें जियो प्लस मीट्रिन, जियो और मीट्रिन दोनों को मिलाकर के ज्योमेट्री यानी ज्यामिति शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये यूनानी भाषा से आया हुआ है। जियो का अर्थ है पृथ्वी और मीट्रिन का अर्थ है मापना, यानी कि पृथ्वी को मापना। ज्यामिति का उद्गम भूमि मापने की आवश्यकता के कारण हुआ है। उस समय नील नदी के किनारे पर वहाँ पर जो ज़मीनें थी उनको नापने में, इनमें और काफ़ी इस ज्यामिति का प्रयोग हुआ। वहीं से उत्पत्ति मानी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो उसकी खुदाइयों से पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ने ज्योमिति का प्रचुर प्रयोग किया था। उदाहरण के लिए हम देखते हैं सड़कें परस्पर समांतर थी। सड़कें जब समानांतर है यानी कि ज्योमिति का प्रयोग किया गया है, ज्योमेट्री का प्रयोग किया गया है। घर विभिन्न प्रकार के थे, आकार के थे। ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई 4:2:1 होती थी, यानी कि ज्योमेट्री का अच्छी तरीके से यूज हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में उस समय हुआ करता था, सिंधु घाटी सभ्यता में। यूनानी गणितज्ञ जो थेल्स था ने पहली ज्ञात उपपत्ति प्रदान की और कहा कि वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित करता है। वृत्त का व्यास क्या करता है? वृत्त को समद्विभाजित करता है, 2 भागों में विभाजित करता है। ये बात यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने उस समय कही थी। इस तरह से धीरे धीरे विकास हुआ। पाइथागोरस और उसके साथियों ने ज्योमितीय गुणों की खोज की और ज्योमिति के सिद्धांतों का अत्यधिक विकास किया। इसी प्रकार यूक्लिड ने अपना योगदान दिया है। तो ये है ज्योमिति के इतिहास और उसकी प्रकृति। तो आप इसको इम्पोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दूसरा क्वेश्चन आता है आसन कोण किसे कहते हैं। देखो अपन इसको ऐसे समझते हैं, आसन कोण, एक व्यक्ति दूसरे के पीठ अड़ा करके जब आसन लगा के बैठे तो वो आसन कोण होता है। जैसे अपन इस कोण को देखें, इस कोण में ये कोण जो बना हुआ है 60 डिग्री का, ये इसके आसन लगा के, यानी कि इसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष है और एक उभयनिष्ठ भुजा है। इनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष है और इनका एक उभयनिष्ठ का मतलब दोनों का एक ही शीर्ष है और दोनों का एक ही भुजा है। तो ये आसन्न कोण हो गया। याद हो गया होगा आपको। यानी कि वे कोण जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष है और एक उभयनिष्ठ भुजा हो वह आसन्न कोण कहलाता है। और इसके आसन्न कोणों का योग जो होता है ना, टोटल वो होता है 120 डिग्री। क्योंकि एक सरल रेखा पर हम जो कोण बनाते हैं वो 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये है आसन्न कोण। ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, वेन हिले का सिद्धांत क्या है? इसके सभी स्तर को बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिएगा। वेन हिले का सिद्धांत बहुत बार आया हुआ है। ये वेन हिले महोदय ने दिया था। उचित निर्देशात्मक अनुभव की सहायता द्वारा प्रतिरूप यह प्रदर्शित करता है, यानी कि एक मॉडल है। प्रतिरूप का मतलब मॉडल। यह प्रदर्शित करता है कि सीखने वाला प्रारंभिक स्तर जो दृश्यांकन है, जहाँ स्थानों को सरल रूप में देखा जाता है, आकृतियों के गुणों की विशिष्ट रूप से पहचान नहीं की जाती है, से प्रारंभ होकर दृश्यांकन, विश्लेषण, अनौपचारिक कटौती, या अपन दृश्यांकन को हटा सकते हैं यहाँ से, विश्लेषण, अनौपचारिक कटौती, औपचारिक कटौती तथा कठोरता के क्रमों से गुजरता हुआ उच्चतम स्तर तक गति करता है। अब इसको अपन ऐसे समझते हैं कि जैसे ये जो मॉडल ये बताता है कि एक बालक होता है, उसके माइंड में किसी चीज़ को वो देखता है तो सबसे पहले दृश्यांकन होता है। यानी जैसे किसी मॉडल को, किसी चीज़ को, किसी आकृति को, किसी ज्यामितीय आकृति को किसी बालक ने देखा।
देखा तो उसके माइंड में क्या हुआ, सबसे पहले दृश्यांकन, उसको देख करके दृश्य का अंकन किया कि ये किस आकृति में है, ये वर्गाकार है कि ये आयताकार है, किस प्रकार की आकृति का ये आकृति बनी हुई, उसको अपने माइंड में क्या करता है, दृश्यांकन। यानी कि सबसे पहले क्या करता है बालक, सीखने वाला प्रारंभिक स्तर पर दृश्यांकन, जहाँ स्थानों को सरल रूप से देखा जा सकता है वहाँ से स्टार्ट करता है। आकृतियों के गुणों की विशिष्ट पहचान नहीं की जाती उस समय, यहाँ से प्रारंभ करके विश्लेषण करता है। फिर उस बालक को वो देखता है, उसमें सेकंड स्तर आता है इसका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना कि ये आकृति कौन सी है, ये आकृति वर्गाकार है, वृत्ताकार है या फिर ये आयताकार है, इसका विश्लेषण करता है। उसके बाद अनौपचारिक कटौती करता है उसके अंदर। फिर वो क्या करता है, उसमें परस्पर गुणों को, अंतर संबंधों की स्थापना करता है। उसमें देखता है कि इसमें कौन सा गुण है, इसमें लंबी लाइन है, इसमें बराबर आकृतियाँ हैं, इसमें समान भुजा की लंबाई समान है, इस तरह का वो क्या करता है बालक, उसका अनौपचारिक कटौतियाँ करता है कि इसमें नहीं है इसमें है। औपचारिक कटौती करता हुआ फिर कठोरता के साथ उसका पालन करता हुआ बालक उच्चतम गति प्राप्त करता है। यही वेनेले का सिद्धांत है। फिर पढ़ता हूँ मैं इसको। उचित निर्देशात्मक अनुभवों की सहायता के द्वारा प्रतिरूप यह बताता है कि सीखने वाला प्रारंभिक स्तर यानी कि दृश्यांकन, जहाँ स्थानों को सरल रूप से देखा जाता है, यानी कि उसमें विशिष्ट गुणों की पहचान नहीं होती, वहाँ से प्रारंभ करके, ऐसे स्तर से प्रारंभ करके, दृश्यांकन से प्रारंभ करके बालक विश्लेषण, अनौपचारिक कटौती, औपचारिक कटौती तथा कठोरता के क्रमों से गुजरता हुआ बालक जब उच्चतम स्तर पर सीखता है तो वो ही वेनेले का सिद्धांत है, यानी कि उसी हिसाब से सीखता है बालक। नंबर आता है उसका मॉडल का नंबर 1, प्रतिरूप फर्स्ट आता है स्तर 0 स्तर में दृश्यांकन को 0 स्तर पर बताया जाता है, यानी कि आधारभूत स्तर है। इसमें विद्यार्थी केवल इतनी जानकारी रखता है कि उसके चारों ओर ज्यामितीय आकृतियाँ विद्यमान है, उसमें किस किस आकृति की किस प्रकार से आकृतियाँ बनी हुई, इतना समझता बालक केवल। और उसमें उसके भाग और गुण के बारे में नहीं समझता कि ये किस काम आती है, ये आकृति वृत्ताकारी क्यों है, ये आयताकारी क्यों है, इसके बारे में बालक नहीं समझता। इसलिए स्तर नंबर 0 दृश्यांकन को दिया गया है। जैसे ये आकृतियाँ देखता है बालक, ये इस तरह का है, ये इस तरह की है, समान रूप है, ये इस तरह से बच्चा देखता है। नंबर 2 आता है स्तर नंबर 2, जिसको कहते हैं एनालिसिस या विश्लेषण। इस स्तर पर ज्यामितीय संकल्पनाओं का विश्लेषण आरंभ हो जाता है। बालक क्या करने लग जाता है, उसका एनालिसिस करने लग जाता है, आकृतियों के भागों व रूपों को पहचानने लगता है कि हाँ ये ऐसा भाग है, वो ऐसा भाग है। ये आता है एनालिसिस के अंतर्गत, स्तर नंबर 1। फिर क्या करता है बालक, स्तर नंबर 2 में पहुंचता है और अनौपचारिक कटौतियाँ करता है, इनफॉर्मल डिडक्शन करता है। इस स्तर पर विद्यार्थी आकृतियों के भीतर तथा आकृतियों के परस्पर, आकृतियों के इन आकृतियों के बीच में और उसके परस्पर क्या करता है, दोनों तरह के गुणों की अंतर संबंधों की स्थापना करता है। वे आकृतियां के गुणों में कटौती करके आकृतियों की श्रेणी को पहचान करते हैं कि भाई हाँ ये आयत है और ये वर्ग है। ये आता है स्तर नंबर 2 में अनौपचारिक कटौती करने के बाद। चौथा स्तर आता है, चौथे प्रकार का स्तर नंबर 3, कटौती करता है, डिडक्शन करता है। इस स्तर पर व्यक्ति प्रमाणों को केवल स्मरण ही नहीं करता बल्कि उसकी रचना भी करता है। बालक रचना करना सीख जाता है, उसकी केवल प्रमाणों के केवल याद ही नहीं रखता बल्कि उसकी रचना भी करता है। ये डिडक्शन और डिडक्शन करने लग जाता है। बालक देखता है हाँ ये इस तरह की आकृति है, तो ये क्या हो गई, डिडक्शन हो गया। स्तर 5वें प्रकार का है स्तर नंबर 4, कठोरता। और इस स्तर पर सीखने वाला जो बालक है विभिन्न तरीकों से सिद्धांत प्रणालियों का कार्य करता है। बालक फिर अपने माइंड में से उस सिद्धांत को स्थापित कर देता है। बालक धीरे धीरे समझने लगता है कि वर्ग के चारों तरफ चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। ये समझने लगता है स्तर नंबर 4 में कठोरता तक। तो अब ये इस वेनेले का जो सिद्धांत है बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। इसके 5 प्रतिरूप हैं, इसके 5 स्तर हैं। इन 5 स्तर को आप अच्छी तरह से समझ लेना। ये तीसरा प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4, सममिति से क्या मतलब? नाम से स्पष्ट है, सम यानी समान, ऐसी रेखा, ऐसा बिंदु जिससे 2 समान भागों में किसी आकृति को हम कर सकते हैं, सममिति कहलाती है। समान 2 भागों में विभाजन सममिति, सम यानी बराबर, 2 भागों में बराबर करना सममिति होता है। वह आकृति जो किसी रेखा या बिंदु द्वारा एक जैसे 2 समान भागों में विभाजित करती है, सममिति आकृति कहलाती है। जैसे ये है, ये अपन त्रिभुज है, त्रिभुज को हमने बराबर समान 2 भागों में, ये जो रेखा है इसको हम सममिति रेखा कहते हैं। कोई सा भी हो सकता है, जैसे ये वृत्त है,
वृत्त को हमने क्या किया, ये दो भागों में बांट दिया, तो ये क्या हो गई, ये आकृति सममित, ये इसकी सममित आकृति है, ये और ये आकृति समान है, ये और ये आकृति, ये आधा जो है ना इसका ये समान है, तो ये सममिति आकृति हो गई। पांचवा क्वेश्चन, एक वृत्ताकार फील्ड की परिधि एक वर्गाकार खेत के परिमाप के बराबर है। देखो समझो, एक वृत्ताकार फील्ड है, उसकी परिधि, परिधि का मतलब चारों तरफ का ये, और वर्गाकार के जो खेत है इधर पास में, जो वर्गाकार जो खेत है उसके परिमाप के बराबर, यानी कि इसकी परिधि और इसका परिमाप, परिमाप कहते हैं ये चारों तरफ, चारों की जो लाइनें हैं ये बराबर है। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना है 484 वर्ग मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, ये संपूर्ण क्षेत्रफल अपने को दे दिया 484, 484 वर्ग मीटर दे दिया। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, यदि हम वर्ग के माध्यम से इसकी भुजा निकाल लें, हम इसकी एक भुजा निकालेंगे तो चार भुजाएं समान होगी, तो एक भुजा आते ही हम 4 से गुणा कर लेंगे, तो ये क्या हो गया, वर्ग का परिमाप हो जाएगा। और वर्ग का परिमाप, ये कह रहा है कि वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि दोनों बराबर है, तो हमें ये परिधि आ जाएगी। जब परिधि आ जाएगी तो हम इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, परिधि से क्या ज्ञात कर लेंगे, त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, और जब त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ये इस तरीके से हमें इस सवाल को हल करना है। थोड़ा सा लंबा सवाल है तो 2 लाइन का, लेकिन काफ़ी सार गर्भित सवाल है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपकी रीट के लिए भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। वर्गाकार क्षेत्रफल, खेत का जो क्षेत्रफल है 484 मीटर है, वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात करते हैं तो अंडर रूट 484। अब अपन यदि हम यूँ समझ लो कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, भुजा किससे ज्ञात होगी, वर्ग के क्षेत्रफल से होगी, तो भुजा इंटू भुजा यानी कि भुजा स्क्वायर। अब लेकिन केवल एक भुजा ज्ञात करनी, तो इस तरीके से अंडर रूट में यदि उसके हम क्षेत्रफल को लिख देंगे तो उसकी भुजा आ जाएगी। तो 22 मीटर इसकी भुजा आ गई, इसका वर्गमूल निकाल लिया अपन ने 484 का, 22 मीटर आ गया। जब ये 22 आ गया, ये 22, ये 22 और ये 22, अपन जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, तो 4 से अपन गुणा कर लेंगे तो 22 चौक 88 मीटर ये वर्ग का परिमाप आ गया। जब वर्ग का परिमाप 88 मीटर आ गया तो फिर सवाल क्या कह रहा है कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर हैं, इन दोनों का ये बराबर और ये और दोनों, यानी ये 88 है तो इसका ये भी 88 है, यानी वृत्त की परिधि कितनी हो गई, 88 हो गई। अब हम वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, क्योंकि चूंकि खेत की परिधि और वर्ग का परिमाप समान है। अब देखो 2πr बराबर कितने हो गए, 88 हो गई, वृत्त की परिधि हो गई 88 और 2πr सूत्र हो गया। अब यदि हम इसको हल करते हैं तो क्या होगा, इसके r क्या ज्ञात करते हैं, जैसे r, तो ये 2π क्या होगा, इसके ठीक नीचे चली जाएगी, बराबर के इधर वाला जस्ट उल्टा हो जाता है, गुणा है तो भाग हो जाता है, भाग है तो गुणा हो जाता है, जोड़ है तो बाकी हो जाता है, और बाकी है तो जोड़ हो जाता है। जब अपन पक्षांतरण करते हैं तो चूंकि ये यहाँ गुणा हो रहा है तो यहाँ भाग हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 88/2π। तो अब जैसे इसको करेंगे 88 इंटू 2 इंटू 22/7 आ जाएंगे, तो 7 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 7 यहाँ जैसे 22/7 करेंगे ना अपन, तो ये 7 नीचे नहीं रह के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब अपन इसको हल करते हैं तो 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 मीटर अपने पास त्रिज्या आ गई। जब इसकी त्रिज्या आ गई अपने पास 14 मीटर, तो हम क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल का सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या 14 इंटू 14, स्क्वायर का मतलब 14 इंटू 14। अब इसको हल करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 को 22 से गुणा करेंगे तो 616 वर्ग मीटर आ जाएंगे, यही अपने आंसर आ जाएंगे। तो इस तरीके का सवाल भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप अच्छी तरह से याद कर लें। बेलन का क्षेत्रफल, आयतन, ये इस तरह के प्रश्न भी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। छठा क्वेश्चन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन दोनों याद कर लो। घनाभ का आयतन तो शॉर्ट है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये तो आयतन। आयतन और क्षेत्रफल में आप समझते हैं अंतर। आयतन का मतलब कोई भी चीज़, जैसे एक बॉक्स है उसमें कितनी चीज़ें उसमें आ सकती है, जैसे एक पीपा है उसमें कितना तेल भरा जा सकता है, वो आयतन है, ठीक है ना।
तो आयतन, घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाता है, जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक यानी इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है, आप भी याद कर लें इसको। 2 इंटू मतलब 2 कोष्ठक लगा देना, यानी ये 2 क्या है, इनसे सबसे गुणा हो रहा है, लंबाई चौड़ाई को गुणा कर लो प्लस चौड़ाई ऊंचाई को गुणा कर लो प्लस ऊंचाई लंबाई को गुणा कर लो और फिर तीनों को जोड़ के 2 से गुणा कर लो, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ये तीनों इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है, उसका सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और घनाभ का आयतन अपन ने पढ़ ही लिया, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इनके अलावा बेलन वाले सूत्र भी आप याद कर लेना, बेलन के आयतन की और बेलन का वक्र पृष्ठ, ये याद कर लेना आप। 8वां क्वेश्चन आता है, सर्वांग समता से क्या मतलब है। सर्वांग सम, देखो सर्वांग सभी अंग सम हो, यानी कि जैसे अपन एक लेटर पैड देखते हैं, लेटर हेड देखे हैं, उसके अंदर जो उसके नीचे जो कॉपी होती है वो सेम वैसी की वैसी होती है, वो उसके सर्वांग सम है, वो उसका एक उदाहरण हो सकता है। सर्वांग सम वस्तुएं एक दूसरे की हूबहू प्रतिलिपियां होती है। 2 आकृतियां जिनका आकार व माप समान होता है, आकार भी समान होता है, माप भी समान होता है, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। और 2 आकृतियों के सर्वांग सम होने के इस संबंध को सर्वांग समता कहते हैं। यानी कि सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है, सर्वांग सम होती है जिसमें जिसका आकार, 2 आकृतियां जिसका आकार और माप समान होता है, वो सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। और इस सर्वांग सम होने को ही हम सर्वांग समता कहते हैं। इसका संकेत देख लो, इसका चिन्ह है इस तरह से, सर्वांग सम, 2 लाइनें खींच के और फिर उसके ऊपर इस तरीके से ये 2 लाइनें खींचती है, और ये इस तरीके से जो अपन बनाते हैं ना, ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है। 9वां क्वेश्चन, समपूरक कोण और पूरक कोण। समपूरक कोण की परिभाषा है, जब 2 कोणों के मापों का योग 180 डिग्री का होता है तो वे एक दूसरे के समपूरक होते हैं। याद कर लो, 180 2 कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो रहा है तो समझ लेना कि एक कोण दूसरे कोण का समपूरक कोण है। जैसे 60 है तो 60 का अगला हो गया 120, क्योंकि दोनों का योग 180 हो गया। 100 है तो उसका अगला 80 हो गया, 180 डिग्री। जैसे इसको बता सकते हैं अपन, ये 180 डिग्री की लाइन है, इस पे 180 डिग्री कोण बनता है। यदि ये 100 का है तो ये 80 का होगा। इधर आता है पूरक कोण। पूरक कोण में क्या होता है, 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसे ये है, ये 90 डिग्री और ये एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे, ये इसका पूरक हो जाएगा, तो ये पूरक कोण है। तो ये 10 ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनके अलावा भी आप जैसे बेलन का है, बेलन का वक्र पृष्ठ है, और भी हैं, आप 2-3 प्रश्न अच्छी तरह से और देख लेना। वैसे मेरी दृष्टि में 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे तरीके से सोच लेवे, समझ लेवे, लिख लेवे, याद कर लेवे। और आपको यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना, अपने मित्रों तक शेयर करना, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसमें है ना, मैंने बताया था ना, घनाभ है, घन है, इनमें से एक प्रश्न काफ़ी बार आया हुआ है, इसलिए आप याद कर लें। वृत्त का क्षेत्रफल भी याद कर लें, वृत्त की परिधि कैसे ज्ञात करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, सममितीय आकृतियाँ किस प्रकार की होती है, सर्वांग समता क्या होती है, ये कुछ जैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये प्रश्न आप अच्छे तरीके से इस यूनिट के देखे जाना। निश्चित रूप से ये प्रश्न आपके काम आएंगे, और आपको जो आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस इकाई के, अपनी जो इकाई है उसमें काफ़ी योगदान इन 10 प्रश्नों का होगा। आप इनको याद कर लेंगे। पूरक संपूरक कोण क्या है, सर्वांग समता क्या है, इसके सूत्र याद कर लीजिएगा। उससे पहले मैंने जो एक सवाल बताया था आपको कि वृत्त की परिधि और वर्ग का जो परिमाप है वो बराबर है, और फिर वर्ग का उसमें क्षेत्रफल दे दिया जाता है। किस प्रकार से हम भुजा ज्ञात करते हैं, और भुजा ज्ञात करने के बाद हम उसका परिमाप ज्ञात करते हैं, और परिमाप के बाद क्योंकि वृत्त की परिधि बराबर होती है तो हम किस प्रकार से त्रिज्या ज्ञात करते हैं, और त्रिज्या के बाद
उसका सूत्र लगाते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और वो किस प्रकार से आगे सवाल हल होता है आप देखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।